हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्त्री रोग प्रसूति तंत्र का एफएक्यू। उपविष्टक, नागोदर, लीन गर्भ। चरक अनुसार उपविष्टक क्या है? गर्भः वृद्धिम न प्राप्नोति, गर्भ वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। यहां पर चरक ने गर्भ स्पंदन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। नागोदर क्या है? कालम अवतिष्ठेत अतिमात्रम, लंबे समय तक वो रहता है। अवतिष्ठेत, लंबे समय तक रहना। और अस्पंदन होता है। यहां पर अस्पंदन का कई जगह पे ऐसा मीनिंग भी बताया है, अस्पंदनम चिरात स्पंदनम, लंबे समय के बाद स्पंदन। लीन गर्भ क्या है? प्रसुप्तम न स्पंदति, यहां पर स्पंदन नहीं होता। तो यहां पर जो स्पंदन के अनुसार जो भेद है उसमें उपविष्टक में कोई निर्देश ही नहीं है स्पंदन के बारे में। नागोदर में अस्पंदन या फिर चिरात स्पंदन है। लीन गर्भ में प्रसुप्तम न स्पंदते। यहां पर वाग्भट ने क्या बताया है? वाग्भट ने बताया है स्फुरण, वृद्धिम प्राप्नुवान। नागोदर में वाग्भट ने बताया है स्फुरणम चिरात। और लीन गर्भ में प्रसुप्तम न स्पंदते। वाग्भट अनुसार उपविष्टक में गर्भ की वृद्धि रुक जाती है। न च कुक्षिम विवर्धते, लेकिन गर्भ में स्पंदन अल्प होता है। उपशुष्क तथा नागोदर या फिर उपशुष्क और नागोदर में क्या बताया है? गर्भ का आकार घटने लगेगा, लंबे समय के बाद कभी कभी स्पंदन होगा। परिरीयमाणम गर्भः चिरात किंचित स्पंदते, लंबे समय के बाद। लीन गर्भ में क्या बताया है? गर्भ में स्पंदन का स्पष्ट अभाव। प्रसुप्तम न स्पंदते। इसकी चिकित्सा क्या दी जाती है? उपविष्टक तथा नागोदर में जीवनीय, ब्रूहणीय तथा भौतिक कृत का प्रयोग। इसको आप बॉक्स तथा स्टार कीजिएगा, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। तीन चीजें बताई है, जीवनीय, ब्रूहणीय तथा भौतिक कृत। यान में बैठकर क्षोभ करना, औजृंभण तथा अवमार्जन। लीन गर्भ की चिकित्सा का सिद्धांत शैन, गौ, मत्स्य तथा ताम्र चूड़ा मांस रस का प्रयोग। अंडरलाइन तथा स्टार। मूलक युष प्रयोग। उदर वंक्षण कटी के ऊपर अभ्यंग। नेक्स्ट है किलास के भेद। कुष्ठ अंतर्गत जो है वो आखिरी में किलास बताया है। चरक संहिता अनुसार इनके कुल तीन भेद है। दारुणम च अरुणम च श्वित्रम। प्रथम दारुण, दूसरा अरुण, तीसरा श्वित्र। अनुक्रम से धातुओं में आश्रित होते हैं, रक्त मांस मेद। दारुण, अरुण, श्वित्र, रक्त मांस मेद। इन्हीं के अनुसार इनके वर्ण है। रक्त में रक्त वर्ण होगा, मांस में ताम्र वर्णी होगा, ये याद रखिए, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। मेद में श्वेत वर्णी होगा। साध्यता का क्रम ये उत्तरोत्तर बलवान है, अर्थात दारुण से अरुण, अरुण से श्वित्र, ये बलवान है। सुश्रुत ने इनके कुल तीन प्रकार बताए हैं। जो वातज भेद है वो परिध्वंसी है, परिध्वंसी, केश का पतन करने वाला। पेतिक में पद्म पत्र प्रतिकाशम, पद्म अर्थात कमल, कमल के पत्र के समान। जो श्लेष्मिक भेद है उसमें कंडु तथा श्वेद वर्ण होगा। माधव निदान ने यहां पर कुल तीन प्रकार बताए हैं, वातिक, पेतिक तथा श्लेष्मिक। यह अनुक्रम से रक्त मांस मेद आश्रित है। वातिक जो भेद है वो रुक्ष है। पेतिक जो भेद है वो ताम्र वर्णित तथा रोम विध्वंसी है। कफज भेद जो है वो मेद धातु के आश्रित है। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ प्रमुख न्याय। सामान्यतया
सामान्यतया ये टॉपिक जो है वो उतना नहीं पूछा जाता है। यहां पर क्षीरदधी न्याय या फिर सर्वात्म परिणाम पाक, सर्व आत्म, जितनी भी चीज है वो टोटल कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज सर्व आत्म परिणाम पाक। या फिर क्रम परिणाम, टोटल कन्वर्जेशन जो होता है वो न्याय, इसी को क्षीर दधी न्याय बोलते हैं। क्षीर में से दधी बनना, दधी में से छाछ बनना, छाछ में से मक्खन बनना, उसमें से घृत बनना, ये पूरा कन्वर्जेशन होता है। तो ये किसने बताया है? ये आचार्य दृढ़बल ने बताया है। एक काल धातु पोषण न्याय, ये मोस्ट आईएमपी है, ये अरुण दत्त ने बताया है। चरक क्षीरदधी के समर्थक है। सुश्रुत केदारी कुल्या तथा खले कपोत के समर्थक है। वाग्भट एक काल धातु पोषण के